प्रॉब्लम्स बाकी रह गए, बाकी थ्योरी वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया था। तो इसके 10 प्रॉब्लम्स आई थिंक रह गए हैं, वो हम लोगों को करने हैं। एंड देन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो मैथमेटिक्स वाला है, वो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 22। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बॉल्स आर थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इन क्विक सक्सेशन, मतलब जल्दी जल्दी वहां पर फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ। इन सच अ वे, ध्यान देंगे लैंग्वेज पर, इन सच अ वे दैट द नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द प्रीवियस वन इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। मतलब जल्दी जल्दी बॉल्स को फेंका जा रहा है, लेकिन कंडीशन उसने क्या दी कि जब एक बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर है तभी दूसरी बॉल को हम फेंक रहे हैं। इफ द मैक्सिमम हाइट इज 5 मीटर, अगर मैक्सिमम हाइट वहां पर 5 मीटर की है, देन द नंबर ऑफ बॉल्स थ्रोन पर मिनट, तो एक मिनट में कितनी बॉल्स वहां पर फेंकी जा रही हैं। तो आपको यहां पर ये निकाल देखना है कि जैसे उसने कहा कि एक बॉल तब आप फेंकेंगे, यहां पर देखो नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन, नेक्स्ट बॉल कब फेंकेंगे आप, व्हेन द प्रीवियस वन इज एट द मैक्सिमम हाइट, और मैक्सिमम हाइट कितनी, 5 मीटर। तो सवाल ये उठता है कि हम क्वेश्चन को थिंक कैसे करें। मतलब ऐसे भी हम सॉल्व करते हैं, आप नोट कर लो, वो एक अलग कहानी। लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम इस क्वेश्चन में कैसे स्टार्ट करें, कैसे प्रोसीड करें, तो सबसे पहली बात कि हम ये सोचेंगे ना कि एक, जैसे उसने कहा एक मिनट में कितनी बॉल आपको थ्रो करना है, तो हम ये सोचें कि एक बॉल जो हम फेंक रहे हैं उसके बाद हम दूसरी बॉल कितने समय के बाद फेंक रहे हैं। यही तो उसने कहा ना, जैसे आपसे कहा कि एक बॉल यहां पर जो है एक मिनट में कितनी टोटल बॉल्स फेंकेंगे, तो हमें ये देखना है कि एक बॉल के बाद दूसरी बॉल को जब हम फेंकते हैं तो बीच में टाइम कितना है। तो हम पहले वो चीज कंसीडर करें यहां पर। तो आप देखो जैसे उसने कहा मैक्सिमम हाइट कितनी है, 5 मीटर, और उसने ये भी साथ में कहा कि दूसरी बॉल आप तब फेंकेंगे जब पहले वाली कहां होगी, मैक्सिमम हाइट पर। तो हम यहां पर अगर इसे कह दें कि ये एच मैक्स है, दैट इज 5 मीटर, तो यहां तक ये बॉल जाएगी, यहां पर इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। कोई भी स्पीड ले लिया हमने। तो हमें ये देखना है कि इसको ऊपर तक जाने में टाइम कितना लगे। जैसे मान लो हमने एक बॉल पहली फेंकी, तो ये पहली बॉल यहां तक पहुंची, ये फर्स्ट हो गई। तो जब फर्स्ट हाईएस्ट पॉइंट पर होगी तभी तो सेकंड आप फेंकोगे, ठीक है। तो पहले उसको फेंका होगा, फिर पहली हाईएस्ट पर है तब सेकंड फेंक रहे हैं हम। तो हम देखते हैं कि ये जो टी अप की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी। तो हम लोग को पता ही है फॉर्मूला क्या है, एच मैक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी अप स्क्वायर, ठीक है, जी टी अप स्क्वायर। तो यहां से हम टी अप की वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। टी अप इज इक्वल टू 2h मैक्स एंड डिवाइडेड बाई 2h मैक्स अपॉन जी, और ये हो जाएगा रूट में, दैट इज इक्वल टू 2h मैक्स की वैल्यू है 5, जी की वैल्यू आपको दी गई है 10, दैट इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि हर 1 सेकंड के बाद ही तो आप बॉल फेंकेंगे, यही तो समझना है। जैसे हम ये क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें ये पता करना था कि टोटल बॉल्स हम 1 मिनट में कितनी फेंकेंगे। तो हमको ये पहले देखना था कि हम 1 सेकंड में या एक बॉल के बाद दूसरी बॉल कितने समय के बाद फेंकते हैं। जैसे हमने एक बॉल फेंका, फिर 1 सेकंड का टाइम लेंगे हम, क्योंकि 1 सेकंड में ये पहुंच जाएगी कहां, हाईएस्ट पॉइंट पर, तभी तो दूसरी फेंकोगे। फिर दूसरी आपने फेंका, अब उसके लिए फिर 1 सेकंड का वेट करोगे, क्योंकि 1 सेकंड जब वो हाईएस्ट पर पहुंचेगी, नेक्स्ट बॉल इज थ्रोन व्हेन द प्रीवियस वन इज एट मैक्सिमम हाइट। तो इसका मतलब हर 1 सेकंड के बाद हम एक बॉल फेंक रहे हैं। तो इसका मतलब अगर 1 सेकंड में फेंकते हैं तो 1 मिनट का मतलब कितने सेकंड, कितनी फेंकोगे, 60 बॉल, यानी कि ये थर्ड आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट ये आप यहां लिखेंगे और नीचे एक हम सेंटेंस लिख लेंगे यहां पर। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं बोल दूं क्या लिखना है। नोट कर लिया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इट मीन्स each ball is thrown after 1 सेकेंड, ठीक है। मतलब हर बॉल 1 सेकेंड के बाद फेंकी जा रही है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स
थ्रोन इन 1 मिनट, ब्रैकेट में लिख लेंगे, दैट इज 60 सेकेंड, इज इक्वल टू 60 balls, 60 balls. नोट कर लिया ना? नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर. Two balls are dropped from different heights at different instants. ध्यान दो, लैंग्वेज अगर आप देखें तो क्या कहा है, दो बॉल्स को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, जस्ट ऐसे छोड़ दिया गया, यानी कि U इक्वल टू 0 रहेगा दोनों का. फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स, अलग अलग हाइट से, एट डिफरेंट इंस्टेंट्स, अलग अलग समय पर. सेकेंड बॉल इज ड्रॉप्ड 2 सेकेंड आफ्टर द फर्स्ट बॉल. दूसरी बॉल को ड्रॉप किया गया है लेकिन 2 सेकेंड के बाद. जैसे पहली आपने ड्रॉप की, उसके 2 सेकेंड के बाद आपने दूसरी वाली ड्रॉप की. इफ बोथ बॉल्स रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली आफ्टर 5 सेकेंड ऑफ ड्रॉपिंग द फर्स्ट बॉल. मतलब पहली बॉल को जब आप ड्रॉप करते हैं उसके 5 सेकेंड के बाद आपने देखा कि दोनों बॉल्स एक साथ पहुंच गई ग्राउंड पर साइमल्टेनियसली ड्रॉपिंग द फर्स्ट बॉल, देन द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल हाइट्स ऑफ द टू बॉल्स विल बी. अब देखो सीधी सी बात है कि अगर आपने अलग अलग हाइट से बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, जैसे आपने दोनों को एक साथ पकड़ा होता और यहीं से दोनों को ड्रॉप कर दिया होता तो क्या होता, दोनों एक साथ अगेन पहुंचती. लेकिन उसने कहा अलग अलग हाइट से, तो अलग अलग हाइट में मतलब एक ऊपर होगी एक नीचे होगी, तो एक ऊपर है एक नीचे है और इसको आप अलग अलग समय पर ड्रॉप कर रहे हैं. तो इसका मतलब जैसे ऊपर वाली बॉल को आपने ड्रॉप किया और उसके 2 सेकंड के बाद नीचे वाली बॉल को ड्रॉप करोगे. जैसे आपके दिमाग में भी आ सकता, नहीं हो सकता सेकंड वाली ऊपर हो, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? अगर सेकंड वाली बॉल ऊपर होगी तब वो साथ में पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि सेकंड वाली बॉल को तो आप बाद में ड्रॉप कर रहे हैं ना. अगर फेंक दो तो अलग बात है, लेकिन आपने ड्रॉप किया है तो इसका मतलब जिसको आप बाद में ड्रॉप करोगे वो नीचे होना चाहिए और जिसको पहले ड्रॉप कर रहे हैं वो ऊपर होना चाहिए. फिर आपने दोनों इसको छोड़ा और 2 सेकंड के बाद इसको छोड़ दिया, तो देखा आपने दोनों साथ में पहुंच गई ग्राउंड पर. तो आपको ये जो डिफरेंस है ये बताना है क्या होगा. तो हम पहले यहां पर बनाते हैं डायग्राम. जब आप डायग्राम बनाओगे तब आपको चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगे. जैसे एक बॉल को हमने यहां रखा, दिस इज फर्स्ट बॉल, और दूसरी बॉल को हमने यहां पर रखा, दिस इज सेकेंड बॉल, और ये हो गया ग्राउंड. ऐसे तो डायग्राम बनेगा कि एक ग्राउंड है, ये पहली बॉल है, ये दूसरी बॉल है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी यहां पर क्या होगी, 0. इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0. इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये आपको बताना है कि ये वाला डिफरेंस क्या होगा. जैसे इसको हमने h0 मान लिया. तो अब आप खुद सोचो कि उसने टाइमिंग जो आपको दी है वो क्या दी है. उसने आपसे कहा है कि ये वाली बॉल 5 सेकंड के बाद, आफ्टर 5 सेकंड, देखो क्या लिखा गया है, इफ बोथ बॉल्स रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली आफ्टर 5 सेकंड ऑफ ड्रॉपिंग द, यानी कि पहली बॉल को यहां से लेकर ग्राउंड तक जाने में कितना टाइम लगा. सभी को आ गया ना समझ में? 5 सेकंड. क्योंकि जब हमने ड्रॉप किया तो उसने लिख दिया है ना 5 सेकंड के बाद, किसको, पहली बॉल को ड्रॉप करने के. तो पहली बॉल को हमने ड्रॉप किया और हमने देखा 5 सेकंड के बाद ये कहां पहुंच गई, ग्राउंड पर. इसका मतलब इसको कितना टाइम लगा, 5 सेकंड. तो अगर हम ये 1 है तो इसको हम T1 मान सकते हैं और इसको हमने लिख दिया 5. अब ये वाली जो बॉल है, ये जो यहां पर थ्रो की गई थी, हम यहां लिख दे रहे हैं आफ्टर 2 सेकंड, ठीक है, ये 2 सेकंड के बाद वहां से ड्रॉप की गई. तो अब लेकिन पहुंचते तो दोनों साथ में हैं, तो हमारा t इक्वल टू 0 तो यहां होगा ना भाई. जैसे इसके थ्रू में इसके रेस्पेक्ट में आपको दिया गया है 5 सेकंड. जैसे आपने घड़ी देखना, यहां से जब इसको पहले वाली को ड्रॉप किया, क्योंकि उसको 2 सेकंड के बाद ड्रॉप करना है, तो आप एक तरह से t इक्वल टू 0 यहां पर रहा होगा. अब हमने काउंटिंग स्टार्ट की, तो जैसे हमने यहां पर घड़ी देखा और पहली वाली को ड्रॉप कर दिया और दूसरी वाली को किसी और ने पकड़ रखा था, जैसे ही 2 सेकंड हुआ उसने उसको ड्रॉप कर दिया. तो ये 2 सेकंड के बाद ड्रॉप की गई, लेकिन पहुंचे दोनों साथ में. तो अगर इसने 5 सेकंड लिया तो ये 2 सेकंड कम लेगी ना टाइम, तो ये कितना लेगी, 3 सेकंड लेगी. समझ में आई बात कि नहीं? कि अगर हमने इसको ड्रॉप किया और इसने यहां से यहां तक का लिया टाइम 5 सेकंड, तो इसको 2 सेकंड के बाद हमने ड्रॉप किया,
लेकिन पहुंची साथ में ही, तो इसने 2 सेकंड कम टाइम लिया होगा ना। तो अगर 5 - 2 करें तो कितना, 3 सेकंड। तो इसका मतलब जो T2 की वैल्यू है वो हो जाएगी 3 सेकंड। ठीक है, अब आपको H0 निकालना है। तो अगर आपको ये H0 निकालना है तो आप सोचो कि अगर ये आपको H1 पता हो जाए और ये H2 पता हो जाए तो क्या करोगे, H1 - H2 कर दोगे। दैट मीन्स H0 इज इक्वल टू H1 - H2। अगर किसी बॉल को हम U इक्वल टू 0 से ड्रॉप करते हैं तो H बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तुरंत दिमाग पे हम लोगों के आना चाहिए सारी चीज, ये नहीं बैठ के इक्वेशन सोच रहे हैं। इक्वेशन से भी आ जाएगा तुरंत, लेकिन हमें इक्वेशन नहीं सोचना। हमने आपको जो छोटे छोटे पॉइंट्स बताए हैं वो अपने दिमाग में सेट कर लो। जैसे अभी जैसे हमने पूछा U इक्वल टू 0 से ड्रॉप किया तो आपने तुरंत बता दिया H बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब आपने कोई थिंक नहीं किया कि हमें सेकंड इक्वेशन लगानी है कि फर्स्ट लगानी है, उसमें U 0 रखना है। वो चीज रटी है तो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, टाइम कम लगता है। तो यहां पर हमने लिखा हाफ जी T1 स्क्वायर एंड माइनस हाफ जी T2 स्क्वायर। अब जल्दी से सॉल्व करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। कुछ लोगों ने सेकंड बताया, कुछ लोगों ने थर्ड बताया। फर्स्ट कौन बता रहा? तो देखो यहां पर एक पॉइंट आपको सीखना है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहां पर और दिया गया। क्वेश्चन भी अच्छा था, अलग अलग मतलब जैसे इंस्टेंट पर अगर ड्रॉप करते हैं तो क्या होगा वो भी सीखना था। अब यहां पर देखो, जैसे अभी कुछ लोगों ने फर्स्ट आंसर बताया, कुछ लोग ये सेकंड बताया, कुछ लोगों ने थर्ड बताया। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन आए कैसे? अगर आप यहां पर g की वैल्यू, जैसे यहां पर जो g है अभी हम नहीं रख रहे हैं, ये सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 और 16/2 8, ये 16 ही तो आएगा। दैट इज 1/2g इंटू 16, तो आंसर आएगा 8g। अब अगर आप g की वैल्यू रखोगे 10 तो आपका आएगा 80, सेकेंड ऑप्शन। और g की वैल्यू रखोगे 9.8 तो आपका थर्ड आएगा। तो सही कौन सा माना जाएगा? सब सोच रहे हैं हमारे माना जाएगा सही, लेकिन एक्चुअल में कौन सा, थर्ड माना जाएगा। क्योंकि g की वैल्यू जो होती है अगर मेंशन नहीं होती है किसी क्वेश्चन में तो आपको 9.8 लेना रहता है। लेकिन कई बार हम लोग करते क्या है कि जब मेंशन नहीं होता है तब भी हम 10 लेते हैं और आंसर आ जाता है। ठीक है, आ जाता है कि नहीं? तो अब आपको ये रियलिटी समझनी है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो कंडीशन तो ये है कि जब आपको ना दिया जाए तो आपको g की वैल्यू 9.8 ही लेनी चाहिए, मतलब रियलिटी है। लेकिन कई बार क्वेश्चन 9.8 से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, 10 से आसान होता है। कभी कभी इसका उल्टा भी होता है कि 9.8 से आसान हो जाता है और 10 से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो जब कुछ मेंशन नहीं होता है तो वास्तव में तो 9.8 लेना चाहिए, लेकिन कई बार 10 लेके हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो हमें 10 कब लेना है पहले समझ लो, छापने वाले मतलब सोच रहे हैं बकवास कर रहे हैं, बकने दो इनको, क्या 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 करना है, हम तो अपना काम करिए, मेन तो छापना है। ये पॉइंट बता रहे हैं उसको समझो। ठीक है, ये तो अभी हम टाइम दे ही देंगे तुम्हें कि g की वैल्यू आपको 9.8 लेना है या 10 लेना है। सवाल ये उठता है कि दोनों आंसर दिए गए, अब एग्जाम में बैठे हो तुम्हें आ सब रहा है, पता लगा 10 रखकर निकाला है, तुरंत गलत हो गया क्योंकि यहाँ माना यही जाएगा थर्ड वाला आंसर। तो कब क्या लेना है? तो इसके लिए देखो, अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है तब तो कोई टेंशन ही नहीं, जो दिया गया वो ले लो, फिर तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर नहीं दिया गया है तो कायदा ये कहता है कि आपको 9.8 लेना है, क्योंकि वही एग्जैक्ट वैल्यू मानी जाती है जो एवरेज वैल्यू ओवरऑल मानी जाती है। लेकिन अगर आप 9.8 ले रहे हैं और आपका कैलकुलेशन कठिन हो रहा है और 10 से आसान हो रहा है तो आपको एक चीज देखनी रहेगी, आपको ये ऑप्शंस देखने रहेंगे एक बार। अगर वो ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं तो फिर 9.8 लेकर ही आपको सॉल्व करना है। क्लोज का मतलब ये नहीं कि इस ऑप्शन को यहां रख दिया गया है। ठीक है, क्लोज का आप सोच रहे हैं क्लोज क्लोज लिख दिया गया तो 9.8 ले लेंगे और दूर लिखा जाएगा 10। क्लोज का मतलब क्या हुआ कि उनके बीच का डिफरेंस जो है वो कम हो। जैसे आप देखो ये 78.4 है, ये 80 है, ये 81.6 है, मतलब ये बहुत ज्यादा इनमें डिफरेंस नहीं है, ये थोड़ा सा दूर है। लेकिन ये तीन तो एक जैसे मिल रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है। तो अगर इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज किया गया है तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपको 9.8 लेना रहेगा। लेकिन अगर मान लिया एक ये 80 होता,
दूसरा 100 होता, ऐसे ही मतलब दूर दूर ऑप्शंस होते कि थोड़ा बहुत माइन्यूट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा 9.8 से 10, तो फिर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपको ये अलर्ट रहना है कब, जबकि वैल्यू ना दी गई हो। तो वैल्यू नहीं दी जाती है, अब समराइज कर लेते हैं इस बात को कि अगर जी की वैल्यू नहीं दी गई है तो आपको लेना चाहिए 9.8, लेकिन अगर हमारा 10 से आंसर आसानी से सॉल्व होकर आ जा रहा है तो हम 10 लेने से पहले एक बार ऑप्शंस देख लेंगे कि वो ऑप्शंस बहुत क्लोज नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर बहुत क्लोज हैं तो मे बी प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज हमें बस ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लेंगे 9.8 और आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड। 8 इंटू 9.8 दैट इज 78.4 मीटर। नोट कर लेंगे। कुछ लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अभी लास्ट टर्न पे ही मुझसे किसी ने पूछा भी था, ये आपका जो असाइनमेंट है उसमें आप पेज नंबर 52 देखो, 52 सेल्फ इवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, पेज नंबर 52। 52 पे देखो क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 52 पे क्वेश्चन नंबर है 27। दिखा आपको? A pebble is thrown vertically upward from a bridge with an initial velocity of 4.9 meter per second. It strikes the water after 2 seconds. The height of the bridge is. ठीक है, अब इस क्वेश्चन में लास्ट टाइम पे हमसे किसी ने पूछा था कि इसमें उसने 10 रखा और आंसर नहीं मैच कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर वही प्रॉब्लम थी कि आपको दिया नहीं गया था और आपने यूज कर लिया 10। ठीक है, तो आपको अगर 10 यूज कर रहे हैं तो आपका आंसर मिसमैच करा, लेकिन अगर वहीं पर आप 9.8 यूज करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है ना? तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी डाला और ये पॉइंट आपको बता दिया। बाकी ये क्वेश्चन 27 नंबर देखकर कुछ और भी याद आ रहा होगा। आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था ना नीट में, यही क्वेश्चन, क्योंकि हमें कुछ याद वाद नहीं आता है, यही सिमिलर क्वेश्चन ये तो था, आपको कराया तो था मैंने वो क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 27 नंबर का जो है कौन था, तो 27 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके यहाँ इसी तरह का बिल्कुल पूछा गया था। इसीलिए हमने आपसे कहा था पहले भी कि आप जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी कई बार आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि 27 नंबर का क्वेश्चन या उससे पहले जो 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो जो दोनों टॉपिक मिला के 3 क्वेश्चंस आए थे और तीनों असाइनमेंट में थे। पहला वाला एग्जाम्पल में था, दूसरा वाला लास्ट में था एकदम क्वेश्चन, और तीसरा वाला ये सेल्फ इवैल्यूएशन में था। इसीलिए हम आपसे स्टार्टिंग से कह रहे हैं कि आप इधर उधर के चक्कर में पढ़ने की बजाय पूरा फोकस रखो। हर तरह की चीजें आपको दी गई हैं, उनको बार बार बस रिवाइज करना है और रिवीजन वैसे ही करना है जैसा हमने लास्ट टर्न पे बताया था, रटना नहीं है। जैसे यही क्वेश्चन था तो हमने आपको बताया है कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, कैसे हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 24। A ball is thrown vertically upward with a speed of 10 meter per second from the top of tower 200 meter high, and another is thrown vertically downwards with the same speed simultaneously. The time difference between them in reaching the ground in second is. मतलब टाइम डिफरेंस आपको बताना है। तो पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से आप डायग्राम बनाओ, क्योंकि नॉर्मली जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन अंडर ग्रेविटी के केसेस होते हैं उसमें डायग्राम आपको बनाना रहता है, क्योंकि उसी से समझ में आता है कि एक्चुअल में हमें करना क्या है। तो बॉल को उसने कहा कि 200 मीटर की ऊंचाई है, जैसे यहां पर हमने ऐसे दिखा दिया कि ये जो हाइट है ये कितनी है, 200 मीटर। ठीक है, ये यहां पर एक टावर है, ऐसे दिखा दिया टावर एक, और इसी हाइट से उसने यहां पर कहा क्या है कि एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। जैसे हमने यहां पर दिखा दिया, और इसे ऊपर की तरफ हमने फेंका, ये पहली बॉल है, और इसे ऊपर की तरफ फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड।
तो ये बॉल ऊपर ऐसे जाएगी और उसके बाद ये फिर वापस ऐसे रिटर्न होगी और फिर ये चली जाएगी ग्राउंड पर, ठीक है। दूसरा यहां पर जो सेकेंड बॉल है उसके लिए क्या दिया गया है, एंड अनदर इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड साइमल्टेनियसली। तो दूसरी बॉल को यहीं से उसी हाइट से नीचे की तरफ फेंका गया, ये सेकेंड है, और नीचे की तरफ यहां पर फेंका गया इस तरीके से, और क्या दिया गया है, सेम स्पीड, यानी कि इसके लिए भी u इज इक्वल टू कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि इन दोनों का टाइम डिफरेंस क्या होगा ग्राउंड पर पहुंचने का। द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम इन रीचिंग द ग्राउंड इन सेकेंड इज। थर्ड, ट्राई करो सभी लोग, कुछ समझ में आ रहा है? डायग्राम बना लो और ट्राई करो। आया और किसी का? थर्ड, चलिए देखते हैं। जैसे ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा चुका है AIPMT में, और साथ ही में ये क्वेश्चन जस्ट आपको थिंक करने वाला है, मतलब बस दिमाग लगाने वाला है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है ही नहीं। जैसे अगर आप ऐसे सोचो यहाँ पर कि हम यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लें, ठीक है, कि इसे कितना टाइम लगा, तो मान लेते हैं T1 टाइम लगा, और इसे यहां से यहां तक का कितना टाइम लगा, T2। तो ये टाइम हम निकाल तो सकते हैं, 200 मीटर दिया गया ना, हाइट तो दिया गया, तो हम लोग ये केस कर चुके हैं, वो NCERT ना। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहले वाले में H बराबर माइनस UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, और दूसरी वाली कंडीशन उसमें H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर सेकेंड वाली कंडीशन में, और दोनों से हम टाइम निकाल लें T1 और T2 और सब्ट्रैक्ट कर दें T1 माइनस T2, तो ये टाइम हमारा आ जाएगा। लेकिन ये कहने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जरा सोचो कैलकुलेशन, अगर आप H बराबर माइनस UT प्लस हाफ GT स्क्वायर यूज करोगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और उसको सॉल्व करना रहेगा। ऐसे आप दूसरे को जब करोगे H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, तो उसमें भी क्वाड्रेटिक बनेगी और उसको सॉल्व करना रहेगा, यानी कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगा। हम अगर यहां पर ऐसे करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमें सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन आप ऐसे सोचो कि अगर ये वाली जो बॉल है ये यहां से यहां तक आ रही है, सपोज के लिए हम कोई डेटा ले लेते हैं, T1 T2 हटा देते हैं ऐसे आपको समझाने के लिए। जैसे यहां से यहां तक का जो टाइम है वो सपोज कर लिया, ये जो टोटल टाइम लग रहा है वो मान लेते हैं 8 सेकंड लगा, हम कुछ ऐसे वैल्यू ले रहे हैं रैंडमली, ठीक है, 8 सेकंड लगा। हम ये कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं है, बस सिर्फ आपको समझाने के लिए। और जो ये वाला है यहां पर, इसको यहां से यहां तक का जो टाइम लग रहा है वो मान लिया 6 सेकंड लग रहा है, ठीक है, इसे यहां से यहां तक का टाइम लग रहा है 6 सेकंड। तो अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि जब ये बॉल इस लोकेशन पर पहुंचेगी यहां पर, तब इसकी स्पीड क्या होगी, 10 होगी ना, क्योंकि हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर किसी बॉल को हम u स्पीड से फेंकते हैं तो जब वो बॉल यहां पर आती है तो उसकी स्पीड होती है v, और v इज इक्वल टू क्या होता है, u। वेलोसिटी अलग हो जाती, डायरेक्शन बदल जाती, लेकिन स्पीड चेंज नहीं होती। स्पीड 10 से फेंकेंगे तो 10 ही वहां पर रहेगी स्पीड, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो हम लोग लेते ही नहीं है। एयर रेजिस्टेंस का इफेक्ट क्या पड़ता है वो अलग से आपको समझा दिया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही पर्टिकुलर हाइट पर स्पीड तो सेम रहती है ना, ये पॉइंट भी आपको बताया गया था। तो आप यहां पर सोचो कि इस समय यहां पर जब ये बॉल होगी तो इसकी जो स्पीड होगी वो u इज इक्वल टू, u ना लिखें ऐसे लिख देते हैं, यहां पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 10। अब अगर इसको यहां पर स्पीड 10 इसकी हो गई तो इसे जितना टाइम यहां से यहां तक लगेगा वो टाइम 6 सेकेंड ही तो होगा, क्योंकि अगर ये 10 है तो इसको 6 लग रहा है, तो ये 10 है तो इसको भी तो 6 लगेगा, यानी कि नीचे का यहां से यहां तक का टाइम 6 है और टोटल कितना है 8।
तो अगर ये टोटल 8 है तो ये जो ऊपर का टाइम होगा इतना, ये क्या होगा 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड होगा ना। फिर से समझो कि इसे यहां, अगर इसकी स्पीड 10 है तो इसको यहां से यहां तक आने में अगर 6 सेकेंड लग रहा है, तो ये जो बॉल है ये जब यहां पर आएगी तो यहां से यहां तक इसको भी तो 6 सेकेंड लगेगा, क्योंकि इसकी भी स्पीड क्या है 10। ठीक है, मतलब यहां पर अगर ये टोटल टाइम 8 लग रहा था और यहां से यहां तक 6, तो ऊपर का टाइम क्या हो जाएगा 2 सेकेंड। अब आप दूसरे तरीके से देखो, इसने जो टोटल टाइम लिया वो 8 और इसने जो टोटल टाइम लिया वो 6, तो डिफरेंस कितना, मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि जो ये ऊपर का टाइम है यही तो डिफरेंस है, नीचे का तो दोनों का टाइम सेम है। तो जो ऊपर का टाइम है वो तो निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान काम। ठीक है, अब वो सब हमने हटा दिया यहां पर। अब यहां पर क्या है, इस समय इसकी भी स्पीड यहां पर क्या होगी 10, तो इसका मतलब जो टाइम डिफरेंस हो जाएगा वो यही वाला पार्ट हो जाएगा इतना, ये जो इतना पार्ट है ये, इसी को हम कहेंगे टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस, ठीक है, ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिखाया गया यही क्या हो जाएगा टाइम डिफरेंस। और ये टाइम डिफरेंस जो है वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप इतना टाइम देखना चाहते हैं तो हम लोगों को ये फॉर्मूला याद है ना, कि अगर इतनी कंडीशन है यू स्पीड से अगर आप फेंकते हैं तो ये जो टोटल टाइम होता है वो क्या होता है 2u/g। तो अगर हम ऊपर का पार्ट देखें तो यही चीज तो है, तो इसका मतलब ये टाइम डिफरेंस हो जाएगा 2u डिवाइडेड बाई g, दैट इज 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल टू थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो देखा जाए तो क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, बस समझना था एक बार हमें कि इन दोनों में जो टाइम डिफरेंस है वो इतना ही पार्ट होगा, नीचे का टाइम सेम रहेगा दोनों के लिए, इसलिए ये टाइम कितना 2u/g, वही उसका आंसर हो गया। कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वगैरह हमें सॉल्व नहीं करनी पड़ी। ठीक है, नोट कर लेंगे। मतलब ये जो एक्स्ट्रा टाइम यहां पर ले रहा है इसी को हम टाइम डिफरेंस कहेंगे, चाहे तो ऐसे लिख भी लू, एक्स्ट्रा टाइम दैट इज इक्वल टू टाइम डिफरेंस। तो इसको जैसे हमने क्वेश्चन में ही सब सॉल्व किया वैसे वहीं लिख लो, नीचे मत लिखना, यहीं पर लिख लो, ऐसे डायग्राम जैसे हमने बनाया वैसे बना के, तो आपके लिए सही रहेगा। नोट कर लेना सभी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। A body dropped from top of a tower fall through 60 meters during the last 2 seconds of its fall. The height of tower is. ये जो क्वेश्चन है ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। आप देखो क्या दिया है कि 60 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल। तो आपको हाइट बतानी है टावर की, तो हम लोग डायग्राम बनाए तभी समझ में आएगा। जैसे यहां पर इस तरीके से आपको दिखा दिया गया कि ये मान लिया एक टावर, ठीक है। अब उसने कहा यहां पर इस टावर की मान लेते हैं हाइट है h, तो एक बॉल को यहां से ड्रॉप किया गया इस लोकेशन से, u इज इक्वल टू 0 से इसको ड्रॉप किया गया। अब जब हम इसे u इज इक्वल टू 0 से ड्रॉप कर रहे हैं तो उसने क्या कहा 60 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड। तो जैसे ये यहां से आ रही है इस तरह से, तो जो लास्ट के 2 सेकेंड हैं, जैसे मान लेते हैं यहां से यहां तक का टाइम लग रहा है 2 सेकेंड, ये टाइम है 2 सेकेंड, और इतने टाइम में वो कितना चल रही है 60 मीटर, ठीक है। ये 60 मीटर यहां पर चल रही, तो आपको यहां पर बताना है कि ये हाइट क्या होगी। तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात यहां पर क्या आएगी, जैसे अगर हम ये मान लें a है
ये पॉइंट मान लिया B है और ये पॉइंट है C। तो आपको ये वाली हाइट तो पता है 60 मीटर, तो आपको ये कैपिटल H निकालना है। तो आपको क्या चाहिए, ये तो बता दो यार, क्या चाहिए? जब हम बोलेंगे तुम्हें क्या चाहिए कैपिटल H निकालने के लिए, सब लोग बताओ। ए भी चाहिए ना, तो कौन सी गणित लगा रहे तुम बैठ के, कि तुम्हें इतना ही नहीं समझ में आ रहा था कि हमें ये कैपिटल H चाहिए, तो इसमें कौन सी रॉकेट साइंस तुम यूज कर रहे थे? ये 60 दिया है तो ए बी ही तो चाहिए, ए बी मिल जाए उसको उठा के 60 में ऐड कर दो तो क्या मिल जाएगा, H मिल जाएगा। ये हमें इतना तो समझ में आना चाहिए ना। तो अगर आपको ये ए बी चाहिए तो यहां पर ये जो ए बी वैल्यू है इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आप यहां पर ये सोचो कि जैसे इस हाइट को हमने कुछ मान लिया, मान लेते हैं ये H है, ठीक है, ये H है। अब आपको यहां पर ये H हाइट ये वाली चाहिए इतनी। अब ये हाइट निकालने के लिए आप सोचो कि अगर आपको इस लोकेशन पर जो B वाली लोकेशन है, यहां पर अगर आपको वेलोसिटी पता चल जाए, जैसे उसको हमने कह दिया UB, ठीक है, UB VB कुछ भी मान लो, दिख रहा है ना, ठीक है। तो आपको यहां पर अगर ये UB पता चल जाए, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी, तो H तो निकल आएगा, क्योंकि आप अगर किसी भी बॉडी को U=0 से ड्रॉप करते हैं तो H डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी क्या होती, तो पीछे कुछ याद ही नहीं कर रहे हो। जब याद नहीं करोगे तो ऐसे बैठे रहोगे, फिर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको हमने ये चीज कहा था, याद रखो कि अगर हम U=0 से ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी H डिस्टेंस के बाद √2gh, तभी आप के दिमाग में क्लिक करेगा, वरना वही इक्वेशंस बैठ के सोचते रहोगे, पहली लगाएं कि दूसरी लगाएं तीसरी लगाएं, लगेगी कोई नहीं। तो यहां पर A से B के लिए अगर आप सोचो, सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमें ये कैपिटल H निकालना था, तो हमें ये स्मॉल h पता हो जाता, हम उसको उठा के 60 में ऐड कर देंगे। अब ये स्मॉल h कैसे पता चले, अगर हमें यहाँ वेलोसिटी पता चल जाए तो इसी को लिख देंगे √2gh और वहां से h मिल जाएगा। तो थिंक करने के लिए वो छोटे छोटे पॉइंट्स याद करने हैं। वैसे तो इक्वेशंस तो आप सोच ही लोगे, कौन सी इक्वेशन लगाएं कौन सी, उतना टाइम आपको हर बार वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, पहले UB निकालना है और UB को यहां पर रख देना है, H की वैल्यू जो हम लोग निकालना चाह रहे हैं, तो हमें पता है UB क्या होगा, √2gh। तो हम यहां पर क्या करेंगे, पहले B2C यूज करेंगे, B2C। तो B2C के लिए हम यूज करेंगे H = UT, जैसे इसे कुछ और मान लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे H में ही, H0 मान लिया, तो H0 = UT + ½ GT², ठीक है। लेकिन यहां पर UT क्या है, U क्या है, UB है, जो कि हमें चाहिए। तो अब आप यहां पर वैल्यू रखो, तो H0 की वैल्यू है 60 और UB हमें निकालना ही है, और टाइम की वैल्यू क्या दी गई है, 2 सेकेंड, एंड +½ G की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 10, और इनटू T², का मतलब क्या हो जाएगा, 4। T² का मतलब हो जाएगा 4। तो आप इसे सॉल्व करो तो ये हो गया 60 + 2, 60 = 2UB एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना, क्या हो रहा है, 20 हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखें तो 2UB = 60 - 20 दैट इज इक्वल टू 40। तो यहां से UB की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 20 आ जाएगा ना। और UB अगर 20 है तो आपको यहां पर ये H चाहिए। अब H आप कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा। इसी UB को हम लोग क्या लिख देंगे, वेलोसिटी √2gh, ठीक है। √2gh = 20। तो यहां से आप H निकाल सकते हैं, H की वैल्यू आ जाएगी 20 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 400 / 2 × 10। ये भी 20 मीटर ही आ जाएगा। एंड देयरफॉर कैपिटल H = H0 + H। H0 की वैल्यू 60 एंड +20 दैट इज इक्वल टू 80 मीटर।
जल्दी नोट करो और जल्दी लिख लिया करो। अगर तो बैठ के चकर चकर बातें क्यों करने लगते हो? अगर आप जल्दी लिख लेते हैं तो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, या फिर आप पीछे के फॉर्मूले देखो। घर पे भी नहीं पढ़ेंगे, यहां भी नहीं पढ़ेंगे, जो पूछो कुछ आ ही नहीं रहा है। एडमिशन तो हो गए ना सबके, नंबर जाएंगे तुम्हारे घर पापा के पास टेस्ट में। फिर वो बनाएंगे तुम्हारी रील्स, तुमको रील्स और शॉर्ट्स साथ में बनेंगे तुमको ठोंकते हुए। और फीस हम वापस नहीं करेंगे, अब तो फंस गए तुम। नोट कर लिया ना? बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन 26 नंबर का है, बिल्कुल सिमिलर। जैसे ये 25 वैसे 26, मतलब थिंक करने का प्रोसीजर। बाकी क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है वेरिएशन। तो यहां पर देखो हम लोगों ने जो काम किया है वो क्या था कि आपको ये टोटल हाइट चाहिए थी, तो ऐसा भी उल्टा भी हो सकता है। जैसे यहां पर दो पार्ट थे कि आपको ये दिया गया था तो आपको ये निकालना था और दोनों को आपको ऐड करना था। ऐसे उल्टा भी तो हो सकता है। हो सकता है आपको h दिया होता और आपको ये वाला नीचे वाला h0 निकालना होता, और फिर दोनों को ऐड करके हम ये h कैलकुलेट कर लेते। लेकिन स्टेप्स तो वैसे ही रहेंगे। जैसे आप सोचो कि मान लिया इसी क्वेश्चन में हमारा ये जो h है ये अननोन होता, और ये वाला ये h जो है वो नोन होता, पता होता, और ये वाला h आपको निकालना होता। टाइम दिया जा सकता है, स्पीड दी जा सकती है, तो वो तो हम इक्वेशंस देख लेंगे कौन सी। तो हमारा तरीका क्या होगा कि जैसे अगर आपको ये h निकालना है तो यहाँ का u चाहिए, तो अगर उसने ये वाला h दे दिया तो u निकल जाएगा इसी फॉर्मूले से √2gh से, u इज इक्वल टू √2gh। तो यहां से हम u निकाल लेंगे और ये वाला u पता चल गया। तो आपको अगर यहाँ का एक्सेलरेशन पता है या वेलोसिटी पता है या टाइम पता है, यहाँ की वेलोसिटी या टाइम, तो कोई भी इक्वेशन जैसा डेटा दिया गया उस इक्वेशन का यूज करके आप h निकाल सकते हैं। तो ऊपर का अननोन है, नीचे का अननोन है, तब भी वैसे ही हम लोग थिंक कर लेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है वो AIEEE में पूछा गया था, बाद में वो एम्स में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर अब करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग थिंक करेंगे जैसे यहाँ पर किया। आउट फॉल्स 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन व्हेन पैराशूट ओपन्स इट डिसेलरेट एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसने कहा 50 मीटर वो बिना फ्रिक्शन के आता है जहां पर वो बेल आउट करता है। इसके बाद क्या है, बेलिंग का, बेल का मतलब तो जानते हैं ना, बेल मतलब छूटना, एक तरह से अलग हो जाना। तो यहां पर बेलिंग आउट फास्ट 50 मीटर विदाउट फ्रिक्शन व्हेन पैराशूट ओपन्स इट डिसेलरेट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ही रीचेस द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, एट व्हाट हाइट डिड ही बेल आउट। तो अगर हम यहां पर इसके डायग्राम को बनाएं तो कुछ इस तरह से होगा कि यहां से सपोज कर लिया ये लोकेशन है जहां पर वो बेल आउट करता है, मतलब बेलिंग आउट पॉइंट हो गया ये वाला। ये हो गया बेलिंग आउट पॉइंट। यहां पर हम स्पीड क्या लेंगे, अगर ये ए पॉइंट हम मान लें तो ए पॉइंट पर उसकी हम स्पीड क्या लेंगे, कॉमन सेंस लगा के बता सकते हो। अगर कोई भी पर्सन यहां पर ऊपर से कहीं बेल आउट कर रहा है, कहीं एरोप्लेन वगैरह में है, ठीक है, तो वहां से वो जब जंप कर रहा है तो उसको जोर लगा के कूदने की तो जरूरत है नहीं भाई। वो जंप करेगा, स्पीड तो वैसे ही बढ़ेगी, तो इसीलिए वो पैराशूट बांध के कूदेगा कि पैराशूट ओपन कर लें जिससे स्पीड कम हो जाए। तो जस्ट आपने देखा भी होगा मूवीज वगैरह में या कहीं पर भी कि वो ऐसे जंप कर जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत जोर लगाते, कई बार उल्टा ही लटक जाते हैं ऐसे, ठीक है, तो उल्टा लुढ़क जाते हैं। तो क्योंकि उनकी स्पीड तो बढ़नी ऑब्वियस सी बात है, तो इसीलिए वो पैराशूट लेते हैं। तो जो स्पीड यहाँ पर ली जाएगी वो क्या होगी, वो 0 हो जाएगी कि जस्ट वो ड्रॉप हुआ वहां से। अब उसने कहा 50 मीटर वो बिना फ्रिक्शन के आया। मान लिया इस लोकेशन पर वो पहुंच गया और ये जो हाइट है h, ये कितनी है 50 मीटर। इस लोकेशन पर पहुंचने के बाद उसने अपने पैराशूट को ओपन कर दिया, ठीक है, तो ये पैराशूट उसका ओपन हो गया यहां पर। अब इसके बाद यहां पर क्या होगा कि वो नीचे आ रहा है यहां पर। तो जब उसने कहा कि ये उसने पैराशूट जब ओपन किया तो
तो यहां पर जो डिसलरेशन है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये यहां पर आ जाएगा। तो हम अगर इसे a इज इक्वल टू लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब जब ये ग्राउंड पर पहुंचता है तब उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड यहां पर होती है 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर उसकी स्पीड कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब उसने आपसे पूछा क्या है कि वो कितनी हाइट पर, कितनी ऊंचाई पर उसने बेल आउट किया था। तो ये वाली जो हाइट है ये h आपको निकालना है। अब आप अगर यहां पर फिर से नेमिंग एक कर दें कि जैसे अगर हम इसको a मान रहे हैं, इसको यहां पर हमने b मान लिया और इसको हमने c मान लिया, तो अब की बार आपको कैपिटल H निकालने के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए, BC चाहिए, क्योंकि ये AB तो पता है 50, BC आपको पता चल जाए कितना है, तो उसी में उठाकर 50 ऐड कर देंगे और आपको कैपिटल H पता चल जाएगा। यानी कि ये वाली जो BC वाली डिस्टेंस है इसको हम कुछ भी मान लें, जैसे सपोज कर लिया इसे हमने H0 अज्यूम कर लिया, तो बस यही H0 आपको यहाँ पर पता चल जाए क्या है, और H0 प्लस H क्या हो जाएगा, कैपिटल H। अब आप सोचो कि आपको यहाँ पर H0 निकालना है और यहाँ B से C नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो आपको टाइम तो दिया नहीं गया है, ये वाली वेलोसिटी आपको दी गई है v, इसको v मान सकते हैं ना, ये वाली वेलोसिटी आपको v दी गई है और टाइम नहीं दिया गया है, तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, कौन सी, थर्ड इक्वेशन आप यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में टाइम रहता है तो थर्ड ही सीधे आ जाएंगे। थर्ड इक्वेशन क्या यूज करेंगे ऊपर से नीचे के लिए, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर। दोनों आंसर्स मुझे सुनाई पड़ रहे हैं, +2gh एंड -2h, +2gh। तो यही हमें सुधारना है कि +2gh यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहां पर यही तुम्हें समझना है। आपको एक क्वेश्चन जो बलून वाला था, इसीलिए तुमसे कहा है तुम्हारा जो रिवीजन करने का है ना, तो बाद में रोते हो कि हम बड़ी मेहनत करते हैं, कुछ नहीं करते तुम, तुम्हारा रिवीजन करने का तरीका ही एकदम घटिया है, पता नहीं किससे सीख के आए हो। हमने जैसा रिवीजन करने का तरीका बताया वही करोगे तभी कुछ कर पाओगे, अपने तरह का रिवीजन करोगे वो जैसे करते हो तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, क्योंकि जो रिवीजन का मेथड है वो आपको समझ में नहीं, मतलब आप बस देख लेते हैं, आपको लगता है हमने क्वेश्चन कर लिया। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो हम बताने जा रहे हैं कोई नई चीज है। आपको एक बलून वाला केस कराया गया था, अ बलून स्टार्ट्स राइजिंग विद एक्सेलरेशन 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद आया कुछ, वो भी नहीं याद है वो भी इनको नहीं याद है कि हाँ कराया गया, कराया होगा, आपने कराया, आप जानो हम क्या जाने, नहीं यही बोल दो। तो ये जो क्वेश्चन कराया गया था, इस क्वेश्चन में आपको क्या समझाया था कि अगर फ्री फॉल कंडीशन नहीं है, फ्री फॉल कंडीशन अगर नहीं, मतलब एक्सेलरेशन g के बराबर अगर नहीं है और आपको पहले से उसने कुछ एक्सेलरेशन दे रखा है, यहाँ माइनस में दे दिया, यहाँ प्लस में दिया गया था, ये एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन हो गया। आपको अगर उसने पहले से कुछ भी एक ही वैल्यू दे रखी है, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, तो आप कभी भी जी वाली इक्वेशंस यूज नहीं करेंगे। जी वाली इक्वेशंस कब यूज करते हैं, जब फ्री फॉल कंडीशन होती है, मतलब आप कोई उसको एक्सेलरेशन नहीं दे रहे हैं, जस्ट उसको आपने छोड़ दिया तो उसका एक्सेलरेशन कितना, जी के बराबर, नीचे से अगर फेंका तो रिटार्डेशन होगा कितना, जी के बराबर, तब आप यूज करते हैं v बराबर u प्लस जी टी या v बराबर u माइनस जी टी एंड सो ऑन, जो भी है। लेकिन अगर उसने एक्सेलरेशन दे रखा है तो थोड़ा यूज कर लेंगे। तब तो हमने क्या बताया था इस क्वेश्चन में कि तब आप v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2s, मोशन इन 1D फर्स्ट की आप इक्वेशंस यूज करेंगे, और a की वैल्यू प्लस में दी जाए तो प्लस रख दो, माइनस रखना हो तो माइनस रख दो, याद है ना। तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है, इसीलिए हमने कहा कि बार बार आप रिवीजन ज्यादा करो, रिवीजन जब करेंगे तभी ये सब चीजें आसान लगेंगी, रिवाइज नहीं करोगे यही चीजें आपको कठिन लगेंगे, फिर आपको यही लगेगा हम सोचें कैसे। जब आपको कुछ याद ही नहीं रहेगा तो आप थिंक नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात है। जैसे यहाँ पर था, अभी आप यहाँ पर यही भूल गए, अब ये पॉइंट तो भूलने लायक नहीं था ना, कि अगर आपको जी नहीं दिया गया है, ए उसने -2 दे रखा है, तो आप जी एच यूज नहीं कर सकते, तब आप सिंपल मोशन इन 1D फर्स्ट की इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है अभी से, ये सब अगर नहीं पढ़ोगे तो आप बहुत जगह फंसोगे। ठीक है, जैसे वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन होंगे वहां फंस जाओगे, कोलिजन के क्वेश्चन होंगे वहां फंस जाओगे, जाके तमाम जगह पर यही सारी चीजें यूज होती रहती हैं और आप वहां पर प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो हमें यहाँ पर अब समझ में आया स्ट्रेटजी क्या है कि हमें ये H0 निकालना था। H0 निकालने के लिए हमें यहाँ की वेलोसिटी पता होनी चाहिए, यहाँ की पहले से पता है।
अगर ये वेलोसिटी हमें पता चल जाए तो हम यूज कर लेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, a की जगह रख देंगे हम -2 और हम वहां से h की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें ये u चाहिए होगा ना। अब ये u का मतलब क्या हो गया कि यहां पर आपको ये u भी चाहिए। जैसे यहां पर जो वेलोसिटी उसको कुछ मान लेते हैं ub, ठीक है। अब ये ub कैसे होगा, h दिया गया है। अगर किसी चीज को 0 से ड्रॉप करते हैं तो h डिस्टेंस के बाद वेलोसिटी √2gh। तो जस्ट आप देखो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तो कैलकुलेशन ही बचा ना, यहां से u निकलेगा, यहां पर थर्ड इक्वेशन लगाएंगे तो हमें h पता चल जाएगा, इसमें इसको ऐड कर देंगे, कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डायग्राम बना लो। देखो इसमें दिया नहीं गया है जी, तो हम 9.8 यूज करें। हालांकि यहाँ पर 10 भी यूज करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा। बट हम आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर g की वैल्यू नहीं दी गई है तो हम 9.8 यूज करें, क्योंकि इसमें हम यूज कर सकते हैं ना, एक 293 है, एक 111 है, 182 है, एक 91, मतलब दूर दूर ऑप्शन है, क्लोज नहीं है। तो आप 10 यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम 9.8 ले रहे हैं। अभी आपको दिखा रहे हैं क्या चीज। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, दैट मीन्स ये आ जाएगा रूट के अंदर 980। ठीक है, अब हम यूज करेंगे B2C। B2C, तो B2C के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। u का मतलब ub हो जाएगा। ठीक है, तो v स्क्वायर हो जाएगा 3, ub स्क्वायर का मतलब ये रूट हट जाएगा, बस 980 हो जाएगा, एंड प्लस 2 और a की वैल्यू है -2 और s की वैल्यू है h0, तो ये आ जाएगा 4h0। तो 4h0 इज इक्वल टू 980 माइनस 9। नाइन 971 आ जाएगा ना, 971 डिवाइडेड बाई 4। टू 42.75 मीटर। तो आपको देखना है कैपिटल H, तो कैपिटल H हो जाएगा H प्लस H0, 50 प्लस 242.75, यहां से आ जाएगा 292.75। ठीक है, तो 292.75 राउंड ऑफ कर लेंगे तो यही आ जाएगा 293। 293 मीटर, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर करेक्ट। नोट कर लिया ना आपने। अब देखो यहां पर हमने g की वैल्यू 9.8 रखी, वैसे करते चले गए, बस जो स्ट्रेटजी हम लोगों ने बनाई थी। u भी निकाला, B2C के लिए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, सारी वैल्यूज रख दी यहाँ पर। तो ub का स्क्वायर करेंगे तो बस ये रूट हट जाएगा 980, तो यहाँ पर क्या जाएगा 4h0 इधर लाए और 3 स्क्वायर मतलब -9 हो जाएगा, तो ये 971, h0 की वैल्यू डिवाइड किया तो इतना आ गया, और इसी में हमने 50 ऐड कर दिया, तो ये टोटल h हाइट निकल आई जहां पर उसने बेल आउट किया था। अब ये तो हो गया g की वैल्यू 9.8 लेकर। हमने इसको सॉल्व किया था, जो डेटा आया था वो डायरेक्ट हम लिखकर आपको बता दे रहे हैं कि अगर यहीं पर अगर आप g की वैल्यू 10 लेकर सॉल्व करो, ठीक है,
तो आपका जो ये कैपिटल H आंसर आएगा, ये आएगा 297.75, जिसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो 298 आएगा। ठीक है, 298 यहाँ पर। तो ये मैंने इसलिए आपको बताया कि जैसे कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि बस अगर हम 9.8 की जगह 10 यूज करेंगे तो थोड़ा बहुत पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा, लेकिन हमेशा पॉइंट में डिफरेंस नहीं आता है। आप देखो ये कितना आ रहा है 293, और वो कितना आ रहा है 298, जबकि हमने किया क्या, जी की वैल्यू यहां पर रखी थी 9.8 और उसमें जी की वैल्यू क्या रखा है 10। तो मतलब बड़ा डिफरेंस भी जनरेट हो जाता है अकॉर्डिंग टू डेटा। तो आपको इसीलिए हमने समझाया था कि जब ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं तो फिर एग्जैक्ट लेकर आप सॉल्व करो 9.8 लेकर, और अगर ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं तो आप सॉल्व कर सकते। जैसे यहाँ पर अगर जी की वैल्यू किसी ने 10 लिया होता, हालांकि एग्जाम में ये चीज होगी तो आप इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा यार इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है। जैसे आपने जी10 लिया, अब ये आ गया आंसर 298, तो हम वहां डाउट में आ जाएंगे, हमें यही लगा 298 तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा है, एक ही दिख रहा है 293। तो अगर रिस्क लेकर आप करेंगे तो भी आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा, इतना डिफरेंस आ रहा है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, लेकिन देखो इतना डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर हम जी की वैल्यू 10 लेकर सॉल्व करें, ये आ रहा है तो हम इसके क्लोज वाला आंसर यही हमें मिल रहा है। ठीक है, तो हम इसको कर सकते हैं यहाँ पर। तो यही मुझे दिखाना था बस आपको कि जी का इफेक्ट भी काफी ज्यादा पड़ जाता है कई बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन एंड एग्जाम्पल इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एनसीईआरटी का दिया गया है क्वेश्चन ये। पहला देखते हैं हम लोग। विद जीरो स्पीड at an instant may have non-zero acceleration at that instant। मतलब स्पीड तो जीरो है, with zero speed at an instant may have non-zero acceleration, लेकिन वहां पर एक्सलेशन जीरो नहीं है। यानी कि वो ये कह रहा है कि स्पीड तो जीरो है लेकिन एक्सलेशन जो है वो जीरो नहीं है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? हो सकता है या नहीं? हो सकता है ना, बिल्कुल सही है। एक्सलेशन यहां पर जो है वो जरूरी नहीं कि जीरो। जैसे आप सिंपल सा एग्जांपल देखो कि जो हम यहां पर बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की, तो जब हम हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, नीचे से किसी भी बॉल को हमने फेंका तो ये एच मैक्स की कंडीशन में है। तो एच मैक्स पर ये हाईएस्ट पॉइंट पर अगर है तो यहां पर वेलोसिटी क्या होती? जीरो। लेकिन क्या एक्सलेशन भी जीरो हो जाता है? एक्सलेशन तो थोड़े जीरो होता है, एक्सलेशन तो सब कहीं क्या रहेगा? जी के बराबर। तो यहां पर v जीरो है बट एक्सेलरेशन जो रहेगा दैट इज इक्वल टू g एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्सेलरेशन g के बराबर रहेगा, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो उसी डायरेक्शन में रहेगा जिधर g है। तो मतलब हम यहाँ पर उसकी तो बात अभी डायरेक्शन वगैरह की बात नहीं करते हैं। मतलब कुल मिला के हमारा क्वेश्चन ये था कि क्या स्पीड जीरो होती है तो क्या एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा? तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो कुछ लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कंफ्यूजन कि यार एक्सेलरेशन जो होता है वो तो वेलोसिटी अपॉन टाइम ही होगा, लेकिन एक्चुअल में वेलोसिटी अपॉन टाइम तो नहीं होता ना। क्या होता है? डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो डेल्टा v मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रहता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर आप ले रहे हैं वहां पर, ठीक है, तो जब चेंज हो रही वेलोसिटी, तो चेंज हो रही तो मान लिया कभी वेलोसिटी हो सकता माइनस में हो, -5 हो, और फिर बाद में चेंज होकर वेलोसिटी कितनी हो गई? 5। तो अगर -5 से 5 हो रही होगी तो बीच में कहीं जीरो भी तो हो जाएगी, क्योंकि लगातार चेंज हो रहा है। तो लगातार चेंज होने में अगर माइनस से 5 गई है तो बीच में जीरो भी तो होगा। माइनस से आएगा -4, -3, -2, -1, जीरो, फिर 1, 2, 3, 4, 5। तो एक तरह से हम ऐसे समझ सकते हैं कि माइनस से प्लस होने में बीच में कहीं जीरो आएगा। तो यहां पर वही कंडीशन है कि जब हम नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं तो वेलोसिटी पॉजिटिव होती है, और फिर ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। तो अगर प्लस से माइनस हुआ है, प्लस से माइनस, तो बीच में जीरो भी आ जाएगा। तो आप ये समझ यहां पर ध्यान रखेंगे कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम नहीं होता है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये जो पहला वाला आंसर है ये क्या होगा? ट्रू या फॉल्स? ट्रू हो जाएगा ना। यहाँ पर विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। तो यहाँ पर आप ट्रू लिख लेंगे और चाहे तो डायग्राम बना लो, ध्यान रहेगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग तक में पूछा गया।
क्या क्या चीज? हम समझ नहीं पा रहे, क्या छूटा? अच्छा अच्छा, अ पार्टिकल विद वन डायमेंशनल मोशन ना। हाँ, ये चीज इसमें नहीं लिखी हुई है ना। अच्छा, इसमें छूट गया है, उसमें तो लिखा हुआ ना बुकलेट में। अभी एक मतलब ये इसमें से हमें ऑप्शंस नहीं बताने, हमें सभी चेक करने हैं, तो अभी एक एक पार्ट हम लोग चेक कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? आप पार्टिकल विद वन डायमेंशनल मोशन। अब पार्टिकल विद वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है, तो पहला क्लियर हो गया ना। ऐसे और भी लोकेस और भी केसेस हो सकते हैं, जैसे जब हम लोग वो पढ़ेंगे एसएचएम, तो एसएचएम वाला भी पार्ट ऐसे ही होता है वहां पर भी, कि जैसे कोई भी बॉडी अगर एसएचएम करे, जैसे मान ले पेंडुलम ही, तो जब वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, तो जब वो यहाँ पर होता है एक्सट्रीम पोजिशन पर, तो एक्सट्रीम पोजिशन पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो, क्योंकि अगर वेलोसिटी जीरो होगी तभी तो रिटर्न होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक्सलेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है, तो एक्सलेशन मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी जीरो होगी। तो ये अभी हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पर कुछ, क्योंकि ये अभी समझ में ज्यादा नहीं आएगा। तो ये भी एग्जाम्पल यहाँ पर हो सकता है, ये पॉसिबल ये भी एग्जाम्पल है कि वेलोसिटी जीरो और एक्सलेशन मैक्सिमम, यानी कि अगेन ये क्या दिखा रहा है कि वेलोसिटी जीरो है बट एक्सलेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो ये ट्रू हो गया। अब सेकेंड हम लोग देखते हैं, विद जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। विद जीरो स्पीड, स्पीड जीरो है लेकिन वेलोसिटी नॉन जीरो है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स होगा ना, क्यों? विद जीरो स्पीड, अगर ये फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है? क्यों फॉल्स है? मैं आंसर पता था, रीजन नहीं पता। बिकॉज स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड जो है वो एवरेज नहीं लिखा गया है, ठीक है, एवरेज का कॉन्सेप्ट अलग होता है। जब कुछ नहीं मेंशन होता है तो इंस्टेंटेनियस होता है, तो यहां पर ये फॉल्स हो जाएगा। और रीजन क्या है? बिकॉज स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। with constant speed must have zero acceleration। with constant speed constant है तो उसने कहा must have zero acceleration, तो उसका एक्सलेशन भी जीरो होना चाहिए। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। कितने लोग कह रहे हैं ट्रू है ये, कि स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सलेशन जीरो होना चाहिए? ये ट्रू वाले। और फॉल्स वाले? और वो बाकी बीच वाले कितने? किधर भी नहीं है, ना ट्रू की तरफ ना फॉल्स की तरफ। तो यहां पर तुम्हें ध्यान देना है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो आपसे उसने कहा है विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, लेकिन ऊपर उसने क्या लिखा है? पार्टिकल विद वन डायमेंशनल मोशन। अगर ये ना होता लिखा हुआ यहां पर, ठीक है, तो यहां पर हम इसे कहते हैं कि ये ट्रू है। ठीक है, ये सॉरी, ये विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, तब ये फॉल्स हो जाता, तब ट्रू नहीं होता, फॉल्स होता। अगर ये ना लिखा होता, लेकिन ये लिखा है, तो ये इस कंडीशन में ट्रू हो जाएगा। रीजन क्या है? यहां पर अगर आप देखें तो ये ट्रू इसलिए होगा क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन की बात है। जैसे मान लिया ऐसे जा रही बॉडी, ऊपर जाए या ऐसे जाए, ठीक है, तो अगर ऐसे जा रही तो वन डायमेंशनल में फिर अब वो सीधे सीधे जा रही, डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं।
ठीक है, 2 डायमेंशनल या प्लेनर मोशन तो है नहीं, तो 1 डायमेंशन में डायरेक्शन तो चेंज होगी नहीं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि यहां पर जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट होगी, लेकिन साथ में जो वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही। और उसने पहले कह दिया स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो स्पीड, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट, और 1 डायमेंशन में डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। तो ये क्या बता रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है दैट इज एक्सलेशन इज इक्वल टू 0। तो वही उसने लिखा, विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव 0 एक्सलेशन। लेकिन ये कंडीशन तभी यहां पर रहेगी जबकि वो 1 डायमेंशन मोशन की कंडीशन हो। इस कंडीशन में जैसे मान लिया किसी के दिमाग में हो सकता है कि हम नीचे से ऊपर फेंकते तो वो हाईएस्ट पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता, तब क्या होता, तो डायरेक्शन तो एक जगह चेंज हो रही ना, लेकिन जो हाईएस्ट पॉइंट पर डायरेक्शन चेंज करता है उसके लिए टाइम ड्यूरेशन 0 माना जाता है। ठीक है, मतलब टाइम ड्यूरेशन एक तरह से जहां पर वो डायरेक्शन चेंज करेगा तो वहां पर एक तरह से हम कह सकते हैं इंस्टेंटली, मतलब तुरंत ही उसने चेंज किया। तो उस कंडीशन में अगर वो ऐसे डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो फिर वहां पर एक्सलेशन का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर लोकेशन पर आपको यहां पर अगर इस तरह की कंडीशन दिखाई गई है तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहां पर हम लोग यही चीज देखेंगे कि एक्सलेशन यहां पर क्या रहेगा, 0, क्योंकि उसने 1 डायमेंशनल मोशन की बात की। अगर 1 डायमेंशनल मोशन की बात ना करता, सिंपल करता, ऐसे कहता, तब क्या होता वो भी समझ लो। जैसे अगर ये 1 डायमेंशन टर्म ना होता, तो ये पॉइंट आपको हम पहले बता चुके हैं कि अगर 1 डायमेंशन नहीं होता और कहता कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट है, तो जैसे उसने कहा विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव 0 एक्सलेशन, तब ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि तब ऐसी सिचुएशन हम ये भी तो सोच सकते हैं सर्कुलर वाली, सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर हम मान लें कि v जो है स्पीड, स्पीड वो क्या है, कांस्टेंट, तो क्या हम कह सकते हैं इट इंप्लाइज दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट? नहीं कह सकते ना, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी, और अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो एक एक्सलेशन आ जाएगा जिसको हम लोग नाम देते हैं सेंटीपिटल एक्सलेशन। तो यहां पर कांस्टेंट स्पीड है लेकिन एक्सलेशन यहां पर है, 0 नहीं है। ठीक है, तो वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, और वेलोसिटी लगातार चेंज करेगी क्योंकि यहां पर डायरेक्शन लगातार बदलेगी। ठीक है, तो उसमें इसलिए ये ट्रू हो गया क्योंकि वहां पर मेंशन कर दिया गया है 1 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब देखते हैं चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सलेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। ट्रू या फॉल्स? ये फॉल्स होगा, क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा नहीं कि पॉजिटिव वैल्यू एक्सलेशन की होगी तो स्पीड ही स्पीड अप ही होगा, मतलब स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी। लास्ट टर्न पे खूब आपको समझाया था इसके बारे में कि ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सलेशन पॉजिटिव है और वेलोसिटी क्या हो, नेगेटिव, तो दोनों अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में होंगे तब वहां पर स्पीडिंग कंडीशन आएगी। लेकिन यहां पर क्या है, अपोजिट भी तो हो सकता है। तो स्पीड अप की कंडीशन सिर्फ और सिर्फ तब आती है जबकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट करता है, उसका प्लस और माइनस से नहीं। वो तो हमारी चॉइस है कि हम क्या प्लस चूज कर रहे हैं और क्या हम माइनस चूज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये लिख लो, फिर हम फोर्थ वाला भी यहां पर बता देते हैं क्या लिखना है। पहले आप इतना लिख लो, फिर उसको हम थोड़ा सा ये बड़ा करके बता देते हैं वहां पर क्या करना है। नोट कर लेना आपने, इसमें लिखेंगे ये वाला जो लास्ट वाला है ये फॉल्स हो, क्योंकि उसने कह दिया पॉजिटिव वैल्यू है तो हमेशा स्पीड अप होगा, नहीं, फॉल्स, और फॉल्स है। और आप इसका रीजन लिख लेंगे, बिकॉज अ बॉडी विल ऑलवेज स्पीड अप
बिकॉज अ बॉडी विल ऑलवेज स्पीड अप इफ विल ऑलवेज बी स्पीड इफ एक्सलेशन सपोर्ट्स इट, अगर एक्सलेशन इसको सपोर्ट कर रहा है। अब वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों कंडीशंस में यहां पर वो एक्सलेट कर जाएगा, मतलब स्पीड अप हो जाएगी। तो पहले आप इतना लिख लो, फिर मैं डायग्राम से समझा दे रहा हूं। नोट कर लिया ना आपने? इसी के आगे ये जो फोर्थ नंबर का पॉइंट है ना, इसी के आगे आप यहाँ पर या इसी के नीचे आप डायग्राम बना लो, तो आपको ध्यान रहेगा कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर इस डायरेक्शन को हमने चूज किया है पॉजिटिव, ठीक है, और इस डायरेक्शन को हमने चूज किया है नेगेटिव। तो अब अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है, मान लिया इस डायरेक्शन में कोई बॉडी जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी ऐसे होगी और साथ में उसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है, तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव और वेलोसिटी भी पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। अब इसी में अगर हम ऐसे कह दें कि कोई बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही होती और इसमें ए भी इधर ही होता और वी भी इधर होता, तो ए क्या वी क्या होता, नेगेटिव, और ए भी क्या होता, नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। और इन दोनों सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, तो अगेन वेलोसिटी क्या होती, बढ़ती। तो आप देखो पॉजिटिव है तो भी v बढ़ रहा है और नेगेटिव है तो भी v बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक्सेलरेशन सपोर्ट कर देता है स्पीड को, वेलोसिटी को, तो स्पीड अप ही होगी बॉडी। उसका प्लस और माइनस से कोई मतलब नहीं, प्लस और माइनस तो हमारी चॉइस है भाई, जैसे हम लोग चूज कर लेते हैं कि नहीं हम ये डायरेक्शन प्लस लेंगे, ये डायरेक्शन माइनस। आप उल्टा भी तो ले सकते हैं, ये तो चॉइस है कि आप इधर माइनस ले लो इधर प्लस ले लो। तो यहाँ पर प्लस माइनस से नहीं मतलब, तो वही इसने यहाँ पर क्वेश्चन में कहा विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नेगेटिव वाली वैल्यू में भी स्पीड अप हो रहा है, ठीक है। डायग्राम बना लेंगे तो ध्यान रहेगा। नोट कर लेना आपने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। A lead sphere of mass 20 kilogram has the same diameter as an aluminum sphere of mass 72 kilogram. The spheres are simultaneously dropped from a tower. When they are 10 meter from the ground, they have identical. क्या होगा, एक्सेलरेशन ही तो रहेगा ना, एक्सेलरेशन आइडेंटिकल रहेगा, बाकी तीनों चीजें मास पर डिपेंड कर रही हैं। जैसे अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv², दूसरा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी तो उसको हम mgh कहेंगे, और तीसरा है मोमेंटम p = मास इनटू वेलोसिटी, और चौथा है यहां पर एक्सेलरेशन तो वो हो जाएगा g के बराबर, ठीक है। तो ये तीनों चीजें किस पर डिपेंड कर रही हैं, डिपेंड्स अपॉन मास। डिपेंड्स अपॉन मास, तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, एक्सेलरेशन। दे हैव आइडेंटिकल एक्सेलरेशन। नोट कर लिया ना आपने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। A man throws balls with the same speed vertically upward, one after the other at an interval of 2 seconds. What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? अब ये वाला क्वेश्चन जरा देखो आप, कि उसने कहा एक मैन जो है बॉल्स को थ्रो कर रहा है सेम स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड, वन आफ्टर द अदर एट एन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, मतलब 2-2 सेकेंड के अंतराल पर वो बॉल्स को फेंकता जा रहा है। What should be the speed of the throw so that more than 2 balls are in the sky at any time? उसने कहा कि स्पीड क्या होनी चाहिए थ्रो की कि 2 से ज्यादा बॉल्स वो स्काई में, मतलब हवा में रख सके। तो इसका सीधा मतलब ये है, जरा समझो यहाँ पर, जैसे जो इसका तरीका है वो ये है कि पहले हम देखें कि उसने जितने इंटरवल पर बॉल्स को फेंका है,
अगर उसको हम मान लें कि वो टी अप है, उसी से निकलेगा, वहीं से आपको समझ में आएगा कि अगर हम मान लें कि वो टी अप है, दिया नहीं गया है, बस आपको अज्यूम करना है, ठीक है। इफ टी अप इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जैसे अगर हमने मान लिया टी अप की वैल्यू 2 सेकेंड है, तो यहां पर जरा देखते हैं स्पीड क्या हो जाएगी। यहां पर टी अप अगर 2 सेकेंड है, तो इस कंडीशन में आप देखो कि यहां से जैसे स्पीड से, वो तो अभी हम बाद में देख लेंगे, यहां पर आप देखो कि कंडीशन क्या होगी। तो जैसे अगर टी अप 2 सेकेंड है, तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि 2-2 सेकेंड के बाद वो बॉल्स को फेंक रहा है ना। तो अगर उसने पहली बॉल ये फेंकी, तो ये पहली बॉल 2 सेकेंड के बाद, यहां से यहां तक का टाइम कितना, 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड के बाद पहली वाली बॉल कहां पर पहुंच गई, हाईएस्ट पॉइंट पर। अब वो दूसरी वाली बॉल यहां से फेंकेगा। हम इसको डायग्राम से समझा रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपको प्रॉब्लम करता है, और ये आपके यहाँ पूछा गया क्वेश्चन है, हालांकि काफी पहले पूछा गया था, बट इसमें है एक कॉन्सेप्ट, इसीलिए इसको डाला गया यहाँ पर। तो ये आपने पहली कंडीशन देखी, ध्यान से समझना, इसको नोट करना नहीं, अभी बाद में नोट कर लेना एक साथ। हमने इसको फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये यहाँ पर पहली बॉल हमने फेंका, तो पहली बॉल पहुंच गई हाईएस्ट पॉइंट पर, टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। और दूसरी बॉल अब हम फेंकेंगे, क्योंकि उसने कहा 2 सेकेंड के इंटरवल पर ही बॉल्स आप फेंक रहे हैं। अब ये बॉल जब सेकेंड वाली फेंकोगे, तो अब तीसरी बॉल नहीं फेंक सकते हो आप, क्योंकि जब तक 2 सेकेंड कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप तीसरी बॉल नहीं फेंक सकते हैं। यानी कि अब आप देख रहे होंगे दूसरी बॉल फेंकने के बाद, जैसे 1 तो पहुंच गई, अब दूसरी भी आपने फेंक दी, तो अब 1 जो है वो नीचे आएगी ना, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच गई। तो इसका मतलब जो कंडीशन आप अब ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कंडीशन कुछ आपको ऐसे दिख रही होगी, वो कंडीशन आपको इस तरीके की दिख रही है। यहां पर तीसरी बॉल आप फेंक नहीं सकते हैं, और आपको जो कंडीशन यहां पर दिख रही है वो इस तरह की होगी कि जो दूसरी बॉल है ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये सेकंड वाली जा रही है, और जो फर्स्ट वाली है वो ऊपर से रिटर्न होकर वो आ रही है, ठीक है। लेकिन जब तक 2 सेकंड नहीं कंप्लीट होगा तब तक आप तीसरी बॉल फेंक नहीं सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि 2 सेकंड कंप्लीट करने का वेट करेंगे, तब तक आपके पास तीसरी बॉल हाथ में रहेगी, थर्ड वाली बॉल, लेकिन उसको आप फेंक नहीं सकते। तो हवा में कितनी है, 2 ही तो है ना। अब तीसरी बॉल जब फेंकेंगे तब होगी कौन सी कंडीशन, दूसरी पहुंच जाएगी यहां पर और पहली आ जाएगी ग्राउंड पर, तो दूसरी यहां पर होगी और पहली तीसरी यहां पर होगी। अब जब उसको आप फेंकेंगे तो क्या होगा, फिर भी 2 ही तो रहेंगी एयर में, क्योंकि फर्स्ट वाली जो बॉल है वो तो कहां आ गई, ग्राउंड पर। अब दूसरी वाली नीचे आ रही होगी, तीसरी वाली ऊपर जा रही होगी। इसका मतलब जब हम टी अप की वैल्यू 2 सेकेंड लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो टाइम ले रहे हैं टोटल, वो क्या होगा, 2 टाइम्स टी अप, 2 गुना हो जाता है ना उसी का, 2 सेकेंड जाने में 2 सेकेंड आने में, तो कितना हो गया, 4 सेकेंड। तो इफ टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड, देन ओनली 2 balls आर इन द स्काई। ठीक है, सिर्फ 2 ही बॉल वहां पर, स्काई यानी कि एयर में 2 ही बॉल वहां पर हैं, ठीक है, यही तो मतलब हुआ। लेकिन आपको क्या चाहिए, 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा करने के लिए आपको स्पीड बढ़ानी होगी। क्यों स्पीड बढ़ाएंगे, जिससे कि टाइम ज्यादा हो जाए। जैसे अगर आपने इसको यहां से फेंका, तो अगर ये 2 सेकंड के बाद यहां पर पहुंच गई, तो आप जब दूसरी बॉल फेंक रहे हैं तो आपको रुकना पड़ रहा है, और पहली नीचे आ जा रही है जब दूसरी ऊपर पहुंच रही। लेकिन आपको अगर 2 से ज्यादा बॉल्स वहां पर रखनी है एयर में, तो आप क्या करेंगे, आप उसको ज्यादा ऊंचाई तक फेंक दो, तो वो पता लगा एयर में ही जा रही। जैसे बहुत ऊंचाई तक अगर हमने फेंक दिया, तो मान लिया पहली बॉल को हमने फेंका, अब पहली बॉल यहां पर पहुंच गई, और तब हमने दूसरी बॉल को फेंक दिया, और टाइम कितना हो गया, 2 सेकेंड। अब पहली बॉल और आगे चली गई यहां पर, क्योंकि अभी हमने इतनी ऊंचाई तक जाना है ना उसको, तो पता लगा पहली बॉल यहां पर आ गई, अब तो दूसरी यहां पर आ जाएगी, ठीक है, और तीसरी हम फेंक देंगे। फिर अगली कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगली कंडीशन में क्या हो जाएगी कि ये पहली बॉल यहां पर पहुंच गई, तो दूसरी यहां पर आ जाएगी, फिर तीसरी यहां पर आ जाएगी, और चौथी यहां पर होगी। तो पता लगा हमने ज्यादा तेज से फेंक दिया अगर, तो पता लगा 2-2 सेकंड का इंटरवल है, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड एंड 2 सेकंड। अगर टी अप की वैल्यू 2 की बजाय 6 सेकंड होती, तो कितनी बॉल्स यहां पर एयर में थी, ये यहां पर पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, 3 बॉल एयर में थी, ठीक है, चौथी हम फेंकने वाली कंडीशन में थे, तो ज्यादा बॉल्स हो गई ना। तो उसने यही कहा है कि अगर आप 2 से ज्यादा बॉल्स रखना चाहते हैं एयर में, तो आपको स्पीड क्या रखनी होगी,
तो हमें सीधे से समझ में आ गया कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट 2 से 4 सेकंड से ज्यादा कर दें। भाई 4 सेकंड का जब टाइम ऑफ फ्लाइट है तो 2 ही बॉल्स तो हैं, तो 4 सेकंड से अगर ज्यादा कर दें, कुछ भी कर दो आप, तो 4 सेकंड से अगर ज्यादा का टाइम होगा तो मोर देन 2 बॉल्स हम एयर में रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं देयरफॉर फॉर मोर देन 2 balls in sky, t must be greater than 4 सेकेंड। t 4 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, आगे जगह तो t ग्रेटर देन 4 सेकेंड, तो t का मतलब क्या हो जाएगा 2u डिवाइडेड बाई g ग्रेटर देन 4। तो यहां से अगर हम u देखें तो u हो जाएगा 4g डिवाइडेड बाई u ग्रेटर देन 4g डिवाइडेड बाई 2, यानी कि u ग्रेटर देन 2g, u ग्रेटर देन 2g, g की वैल्यू 9.8 रखेंगे तो 2 इंटू 9.8, तो यहां पर u आ जाएगा ग्रेटर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में था कुछ, क्वेश्चन सिर्फ आपको थिंक करना था कि यहां पर क्वेश्चन हम सोचे कैसे, तो उसके लिए जो टाइम दिया गया उसको हमने टी अप मानकर देखा कि अगर हम इसको टी अप मान लें तो कितनी बॉल्स एयर में है। तो सिर्फ हमने देखा कि अगर टी अप की वैल्यू 2 है तो टोटल टाइम हो गया 4 सेकंड, तो सिर्फ 2 ही बॉल एयर में है। बस इतने तो सिंपल था क्वेश्चन था कि अगर हम टी की वैल्यू 4 सेकंड ले रहे हैं तो 2 बॉल है, तो 4 सेकंड से ज्यादा ले लो अगर ज्यादा बॉल्स रखनी है। तो उसने कहा 2 से ज्यादा बॉल रखने के लिए आप क्या लेंगे, तो आपने लिखा टी इज ग्रेटर देन 4 सेकंड। टी का फार्मूला हमें पता 2u बाई जी, u यहां से निकल आया, यानी कि स्पीड हमें रखनी होगी मोर देन 19.6 मीटर पर सेकेंड। नोट कर लेंगे। ये AIPMT में भी पूछा गया था। A ball is dropped from a high rise platform at t is equal to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. The two balls meet at t is equal to 18 seconds. What is the value of v? g की वैल्यू लेना है 10। निकाला किसी ने? तो कुछ लोग सोच रहे थे अच्छा करना था ये क्या, सो गए बैठ के अपना आराम से। यहां पर हम लोग को देखना है तो क्वेश्चंस वगैरह ट्राई किया करो यार। जैसे सबसे पहले तो डायग्राम बना लो, तो डायग्राम यहां पर कैसे बनाएंगे, बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म। जैसे यहां पर ये प्लेटफॉर्म है, यहां से बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, तो यहां जो टाइमिंग है वो हो जाएगी t इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमने एक बॉल को ड्रॉप किया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यहां से हमने ऐसे u इज इक्वल टू 0 लिया, ठीक है, और इसको हमने मान लिया कि ये पहली बॉल है, ये फर्स्ट बॉल है, और इसको हमने यहां से ड्रॉप किया है u इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, आफ्टर 6 सेकेंड अनदर बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड v। अब जैसे एक क्वेश्चन और हम लोगों ने देखा था जिसमें 2 सेकंड के बाद, लेकिन उसमें कंडीशन अलग थी, इसमें कंडीशन अलग है। उसमें नीचे से हमने ड्रॉप कर दिया था और एक को ऊपर से ड्रॉप किया, लेकिन इसमें ड्रॉप नहीं किया। उसने कहा दूसरी जो बॉल यहां पर है सेकंड, उसको उसी प्लेटफॉर्म से हमने यहां पर थ्रो किया है v स्पीड से, ड्रॉप नहीं किया। और कब, आफ्टर 6 सेकेंड, आफ्टर 6 सेकेंड। ठीक है, तो अब की बार इस वाली बॉल को यहां पर ड्रॉप किया गया, लेकिन इसको थ्रो किया गया है फ्रॉम द सेम प्लेटफॉर्म विद स्पीड v। द टू बॉल्स मीट एट t इक्वल टू 18 सेकेंड। अब जैसे एक को तो हमने ऐसे धीमे से बस छोड़ दिया u इक्वल टू 0 से, लेकिन दूसरी को हमने तेजी से फेंक दिया। तो अब वो जो दोनों बॉल्स होंगी वो एक दूसरे से मिल सकती हैं, क्योंकि एक को हमने स्पीड दे दी ना और एक को हमने 0 से ड्रॉप किया था। तो उसने कहा कि वो t इक्वल टू 18 सेकेंड पर मिलती हैं। द टू बॉल्स मीट एट t इक्वल टू 18 सेकेंड। तो जैसे मान लेते हैं यहां पर जो पॉइंट है, ये बॉल यहां तक आ गई, ठीक है, और ये जो लोकेशन है ये है t इज इक्वल टू 18 सेकेंड की, और 18 सेकेंड पर जो पहली वाली बॉल है वो भी यहां पर है और जो दूसरी वाली बॉल है यहां पर है। ठीक है, मिलने का मतलब यही हुआ कि एक ही लेवल पर दोनों आ गई यहां पर। ठीक है, अब ये जो सिचुएशन यहां पर है, इस कंडीशन में आपसे उसने पूछा है कि ये v की वैल्यू क्या होगी, मतलब हमारा ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब पहले आप स्ट्रेटजी बनाओ कि हमें ये v निकालना है और ये 6 सेकंड के बाद यहां पर फेंकी गई,
और यहां 18 सेकेंड पर पहुंची। तो ये तो 0 था पहले के लिए, तो ये 0 से चली और 18। तो इस पहली वाली बॉल के लिए अगर हम टाइम देखें, फर्स्ट वाली बॉल के लिए, तो इसको टोटल टाइम कितना लगा? 18 सेकेंड। लेकिन इसको कितना लगेगा? 12 ना। ठीक है, इसको 12 सेकंड लगे क्योंकि इसको 6 सेकंड के बाद फेंका था ना, और पहुंची 18 पर। तो ये 6 से 18 तक गई है, ये 0 से 18, लेकिन ये 6 सेकंड से चलना स्टार्ट किया जब टाइम जैसे हम काउंट कर रहे थे। तो जैसे ही 6 सेकंड हुआ वैसे हमने इसको ड्रॉप कर दिया और 18 पर ये यहां पहुंच गई। तो 6 से 18 के बीच में मतलब कितना सेकंड हुआ? 12 सेकंड, 12। तो इसने टोटल टाइम लिया 12 सेकंड। लेकिन क्या दोनों ने अलग अलग डिस्टेंसेस कवर की? हाइट तो दोनों की सेम है ना, तो यानी कि जो h होगा वो दोनों के लिए क्या हो जाएगा? सेम। अब आपको निकालना क्या है? ये v। अब आपको इसका टाइम पता है, कितना टाइम इसको लग रहा है। तो अगर टाइम पता होता है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? फर्स्ट भी और सेकंड भी। लेकिन अब हमें देखना है कि हमें तो v निकालना ही है। तो v अगर मतलब इनिशियल वेलोसिटी निकालनी, ये v का मतलब फाइनल नहीं, फाइनल तो है, उसने सिंबल दे दिया बस v। हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है और हमें टाइम पता है। लेकिन अगर हम पहली इक्वेशन यूज करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम यह है कि यहां की वेलोसिटी आपको नहीं पता। भाई फाइनल वेलोसिटी भी होती है ना, तो फाइनल नहीं पता है। लेकिन अगर हम दूसरी इक्वेशन यूज करें तो हमें h नहीं पता है, क्योंकि दूसरी इक्वेशन में क्या आता है? h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन हम h जो है वो कैलकुलेट तो कर सकते हैं इससे, और दोनों का h तो सेम ही है। तो पहली वाली बॉल से h बड़ी आसानी से निकल आएगा क्योंकि इसका टाइम पता है। h बराबर क्या होगा? क्योंकि u क्या है? 0। तो हमारी स्ट्रेटजी पूरी तैयार हो गई कि हम पहली वाली बॉल से h निकालेंगे और दूसरी वाली बॉल में उसको यूज कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन इसमें डाल देंगे। ठीक है, बस यही काम करना है, नोट कर लो। तो हमने पहली बॉल के लिए जो टाइम रखा है वो 18 सेकेंड रखा, मतलब टी से कंफ्यूज मत होना क्योंकि वो तो फॉर्मूले में आता है टी वही। तो इसीलिए यहाँ लिख दिया गया बॉल 1, तो उसमें टी की जगह हमने रखा था 18, सॉल्व किया 16 20 आ गया। दूसरी बॉल में टी की जगह पर हमने क्या रखा है? 12, तो यहाँ 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। एच सेम ही रहेगा तो एच वही यहाँ पर रख दिया गया। यहाँ से हमने वी सॉल्व कर लिया, कितना आ गया? 75 मीटर पर सेकेंड।
लोग रिवाइज करते रहो, रिवीजन नहीं कर रहे हो तुम लोग बिल्कुल भी। रिवीजन नहीं करोगे फिर आपको आगे जैसे जैसे बढ़ेगा कोर्स तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी तो हम एक एक चीज आपको सिखा ही रहे हैं, तो अभी आराम से चल रहे हैं धीमे धीमे। लेकिन हमने आपसे क्या कहा था कि जो हमारा बेस है वो ये चैप्टर पूरा, मतलब ये जो पूरा 1D हम पढ़ रहे हैं और प्लस वेक्टर, इतना ही बेस है। इसी में जितनी चीजें यूज होनी वही पूरे फिजिक्स में यूज होना है। तो आपको यहाँ पर अलर्ट होकर काम करना, वरना फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी, फिर समझने में दिक्कत होगी आपको, क्योंकि बार बार उतने ही डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि कोर्स है, बहुत बड़ा कोर्स है, ठीक है। तो पूरा कोर्स फिनिश करना है, टाइमली फिनिश करना है और सारे क्वेश्चंस भी क्लास में कराने। तो अगर आप पीछे की चीजें पढ़ेंगे नहीं, रिवाइज नहीं करेंगे, तो आपको बार बार हम उतना टाइम नहीं दे पाएंगे। उसी टॉपिक को हम बार बार कैसे समझा सकते हैं? जैसे ये चीजें जो भी आपको बताई जा रही हैं, या जो क्वेश्चंस में आपको ट्रिक बताई जा रही हैं या पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, वो पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। इसलिए रिवीजन बहुत प्रॉपर तरीके से करना है, जैसे हमने बताया। 2 ही चैप्टर में तो मेहनत करनी है यार ज्यादा। एक ये 1D वाला टॉपिक जो है पूरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और एक वेक्टर। 2 में आप अच्छे से मेहनत कर लो। हमने क्या कहा था कि 2 में आपको हर एक चीज इतनी बार पढ़ डालो कि हर एक पॉइंट आपके दिमाग में एकदम छप जाए, ठीक है। उसके बाद आप देखो सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Drops of water fall from the roof of a building 18-meter high at regular intervals of time. When the first drop reaches the ground at the same instant, fourth drop begins to fall. What are the distances of the second and third drop from the roof? रूफ से डिस्टेंस, इस पर भी आपके यहाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस वाले कॉन्सेप्ट पर। तो इसमें 2 चीजें हैं। ये क्वेश्चन कई अलग अलग तरह से किया जा सकता है, तो हम इसको ट्रिक वाइज आपको बता रहे हैं, और फिर एक फार्मूला भी इसका बता देंगे। फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, ट्रिक से भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग पहले ट्रिक वाले पार्ट पर आते हैं। ट्रिक क्या है? वो भी एक तरह का कैलकुलेशन ही है। जैसे यहाँ पर पहले हम लोग डायग्राम समझ लें। जैसे ये यहाँ पर हो गई रूफ। अब रूफ से यहाँ से ड्रॉप्स जो है उनको दिखा दिया जाएगा। तो ये वाली ड्रॉप कौन सी होगी? कौन से नंबर की? फर्स्ट। ये वाली हो जाएगी यहाँ पर फर्स्ट, और ये वाली सेकंड, ये थर्ड, और ये वाली फोर्थ हो जाएगी, ठीक है। समझ गए ना? पहली ही तो पहले गिरेगी, तो ऊपर से भी तो नंबरिंग कर सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? चौथी पहले गिरा देते हैं, पहली वाली बाद में गिरे। तो ऐसे करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और जो यहां पर स्पीड होगी, यू क्या होगा? ये भी सोच रहे हैं बैठ के। 0 नहीं, वह छत पे जब पानी टपका तो छत पे तुम बैठ जाना, ड्रॉप पकड़ पकड़ के फेंकना ऐसे। तो ड्रॉप तो अपने आप टपकेंगी, तो उसके लिए वेलोसिटी क्या रहेगी? 0 रहेगी। अब हम लोग यहां पर देखें कि इसमें u 0 है और एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट g के बराबर ही रहेगा। तो अगर u 0 है और टाइम इंटरवल उसने क्या कहा? इक्वल। उसने यहां पर देखो क्या कहा? रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम का मतलब टाइम इंटरवल इक्वल रहेगा, यानी कि इन दोनों के बीच का भी टाइम वही है, इन दोनों के बीच का भी, इन दोनों के बीच का भी टाइम वही, सेम टाइम रहेगा। लेकिन हमने डिस्टेंसेस अलग अलग दिखा दी। रीजन क्या है कि जब ऊपर से ड्रॉप गिरेगी तब तो u 0 होगा, लेकिन वो 0 ही थोड़े रहेगा, वो तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी ना। तो उनके बीच की जो डिस्टेंसेस हैं वो भी इंक्रीज करेंगी। तो यहां पर ये जो डिस्टेंसेस हैं वो कितनी होंगी ये देखो। जैसे अगर हम यहां पर ऐसे दिखा दें कि ये तो इंटरवल हो गया टाइम, तो जो डिस्टेंसेस हैं उसके लिए ट्रिक है। हम लोगों ने एक चीज पढ़ रखी है कि अगर u 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और टाइम इंटरवल इक्वल है, तो जो रेशियो होता है डिस्टेंसेस का वो होता है 1:3:5 का। यानी कि हम यहां पर एक काम करेंगे उसी ट्रिक का यूज करते हुए, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप ऐसे लिखो कि ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक है इसको हम लिखेंगे x, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है फिर वो हो जाएगी 3x, फिर इसके और नीचे की डिस्टेंस हो जाएगी 5x, क्योंकि नीचे वाले की स्पीड ज्यादा होती जाएगी
तो वो कम समय में ज्यादा दूरी तय करेंगी, तो उतने ही समय में उसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी। लेकिन इसकी स्पीड 0 है, वहां से इसने चलना स्टार्ट किया, तो उतने ही समय में ये कम डिस्टेंस करेगी तय। तो आप इसको रट लो कि हमें जितनी भी ड्रॉप्स हैं ऐसे दिखाना है, और फिर हमें ऊपर से रेशियो लिख देना है, x 3x 5x एंड सो ऑन। ठीक है, 1:3:5 का रेशियो है ऐसे। टोटल ये जो डिस्टेंस आपको दी गई है वो h है, और वो आपको उसने दे रखा है कितना, 18 मीटर। 18 मीटर दिया ना, तो आपको यहां पर पता चल गया कि ये जो तीनों ऐड करेंगे तो वो कितना होगा, 18। यानी कि हम कह सकते हैं, यहां पर ये पॉइंट हम लिख भी दे रहे हैं, as u is equal to 0, acceleration is constant and time intervals are of equal value. So ratio will be 1:3:5। ठीक है, ये मैंने ऐसे अलग से आपको ऐसे लिख दिया है। रीजन क्या है कि इससे आपको याद आ जाएगा कि ये x 3x 5x कहां से आ गया। ठीक है, वो इस सिचुएशन से आ गया जो कि हम लोग पहले से ही जानते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखो तो कुछ बचा ही नहीं। जैसे आप देखो तो बिना सॉल्व के ही आप आंसर बता सकते हैं, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हालांकि लिख लेंगे 5 + 3 8 और प्लस 9 हो गया 9x हो गया 18, तो x कितना 2, x की वैल्यू 2 हो गया। अब उसने कहा रूप से डिस्टेंसेस बतानी है, तो थर्ड की डिस्टेंस क्या होगी 2, और जो सेकंड है उसकी ये 8 हो जाएगा ना, यहां से देखना है। तो x + 3x कितना 4x, और 4 और x की वैल्यू आपने क्या निकाली 2, तो 4 × 2 कितना 8, यानी कि एक की डिस्टेंस हो जाएगी 2 और दूसरे की डिस्टेंस क्या हो जाएगी 8 मीटर। तो यहां पर उसने कहा है व्हाट आर द डिस्टेंसेस ऑफ द सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड की आई है 8 और थर्ड की आई है 2, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला। मतलब आगे कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना पड़ेगा, हालांकि अभी हम लोग लिख लेंगे, पहले इतना आप नोट कर लो। नोट कर लेना आपने। आगे हम लोग लिख लेते हैं यहां पर इसी चीज को, जैसे यहां पर भी हमने बताया कि x + 3x + 5x = 18, तो 9x की वैल्यू हो जाएगी 18, x की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ सेकेंड ड्रॉप फ्रॉम रूफ से डिस्टेंस, जो सेकेंड ड्रॉप है उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू, यहां पर देखो सेकेंड ड्रॉप ये है, तो ऊपर से डिस्टेंस कितनी 3 + 1 मतलब कितना है 4x, तो 4x का मतलब 4 × 2 दैट इज 8 मीटर। और इसी तरह से हो जाएगा एंड डिस्टेंस ऑफ थर्ड ड्रॉप फ्रॉम रूफ इज इक्वल टू x, और x की वैल्यू क्या है 2 मीटर। यहां पर जैसे आप ये चीज ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में कि उसने ऊपर से पूछा है या नीचे से पूछा है। ठीक है, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने ऊपर से यहां पर निकाल दिया, नीचे से पूछ दिया, तो आपको वही चीज बदल जाएगी। यहां पर जैसे नीचे से पूछता तो सेकेंड ड्रॉप की डिस्टेंस क्या हो जाती 5x मतलब 10 हो जाता, थर्ड की डिस्टेंस 5 + 3 8 × x यानी कि 16 हो जाता। तो ये डिपेंड करता है कि ऊपर से आपसे पूछा गया या नीचे से, क्योंकि आपके यहाँ जब क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, तो आपसे
उससे यही पूछा गया था कि नीचे से उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये जरूर क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि कहां से पूछा गया, तो इसमें रूफ से पूछा गया था, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला हम आपको बता दे रहे हैं, उस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं आप डायरेक्टली, ठीक है। आगे बता दो, ये तो नोट कर लिया ना आपने। जल्दी लिखो, ये फॉर्मूला लिखो। आप इसके लिए ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर कि n क्या है, ड्रॉप नंबर, कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स, hn क्या है, डिस्टेंस ऑफ nth ड्रॉप फ्रॉम रूफ, एंड कैपिटल H क्या है, डिस्टेंस बिटवीन रूफ एंड ग्राउंड। तो इसमें आप वैल्यू रखेंगे तो भी आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा ऊपर से। जैसे मान लिया फॉर एग्जाम्पल आपको इससे निकालना होता सेकेंड ड्रॉप के लिए, ठीक है, तो आप यहाँ पर n इजिकल टू का 2 रखते तो देखो क्या आएगा, H2 इजिकल टू टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी थी, 4 माइनस 2, 4 माइनस 1 टू द होल स्क्वायर इंटू 18, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, डिवाइडेड बाई नीचे 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और इंटू 18 कितना आ जाएगा 8 मीटर, ठीक है। एट मीटर, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर भी जो भी डिस्टेंस है वो कहां से आएगी, रूफ से। नीचे से देखना है अगर तो फिर आपको सब्ट्रैक्ट करके बताना पड़ेगा। वहां पर 18 माइनस 8 कर देंगे 10 हो जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है रूफ, तो रूफ का मतलब यहाँ पर रूफ से नहीं है, मतलब यहाँ से है कि जहां से वाटर ड्रॉप टपक रही है, ठीक है, जहां से ड्रॉप वहां पर गिर रही है। जैसे आपके यहाँ जब क्वेश्चन दिया गया था तो उसमें टैप दे दिया गया था कि एक टैप है वहां पर और उस टैप से वाटर ड्रॉप्स ऐसे टपक रही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डिस्टेंस हो जाएगी बिटवीन टैप एंड ग्राउंड। अब ये ना करना कि वहां टैप दिया और रूफ ढूंढ रहे हैं छत कहाँ गई, क्योंकि वहां तो छत लिखा हुआ था। तो रूफ, यहाँ पर रूफ से वाटर ड्रॉप टपक रही तो रूफ लिख दिया गया, अगर टैप से टपकेंगे तो टैप लिख देंगे हम लोग।